स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube पर जिसका नाम है कंपटीशन विद TS और जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश को। और इंग्लिश के सीरीज को हम चालू कर चुके हैं जिसके अंदर 6 लेक्चर्स हो चुके हैं और ये आज का जो लेक्चर है 7वां लेक्चर है यानी 7th लेक्चर ऑफ इंग्लिश फॉर ऑल वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, तो आई होप उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक सारे लेक्चर्स को पढ़ लिया होगा, उनका रिवीजन भी लगा लिया होगा, क्योंकि विदाउट रिवीजन आप इंग्लिश में पकड़ मजबूत नहीं कर सकते। और आपको इंग्लिश में पकड़ मजबूत करनी है, उसके स्कोर को सुधारना है, तो आपको रिवीजन डे टू डे लेना पड़ेगा। यानी आपको रिवीजन ज्यादा करना है। बेशक आप क्लास को या लेक्चर्स को एक बार देख रहे हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपने हाथों से अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको रिवीजन करना है जितना आप कर सकते हैं, एज मच एज यू कैन, ये आपको करना है, ठीक है। रिवीजन लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है? रिवीजन लगाना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की लेक्चर को। तो हम इंग्लिश को पढ़ रहे थे और इंग्लिश के बेसिक्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि हम इंग्लिश के बेसिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम इंग्लिश के अंदर अपने नाउन टॉपिक को हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसका लेक्चर हमारे 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। 4 लेक्चर्स में हमने नाउन को पढ़ा है, लेकिन अभी भी हमारा नाउन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हम नाउन को किस तरीके से पढ़ रहे हैं, यानी नाउन की हर एक बात को डिटेल से समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपका नाउन का पार्ट होगा, ये पार्ट 5 होगा, ठीक है, पार्ट 5 होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको डाउट आता है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, ठीक है। 24/7 आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो देखते हैं हम आज के लेक्चर में क्या स्टार्ट करेंगे, क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो पिछले लेक्चर में मैं बात करूं तो पिछले लेक्चर में हमने लास्ट स्टेज हमने कॉमन पोजीशन वर्सेस स्प्लिट पोजीशन के बारे में समझा था, यानी दोनों के बीच कंपैरिजन को समझा और किस तरीके से हमारा एग्जाम इनसे क्वेश्चन बनाता है, किस तरीके से एग्जाम से ये पूछता है, उस चीज को हमने समझा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप पीछे की क्लास पढ़ के आए होंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास हम बात करेंगे कंपाउंड नाउन से, ठीक है। अब बात हमें समझने वाली ये है कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। व्हाट इज कंपाउंड नाउन, ठीक है। क्या होता है कंपाउंड नाउन? तो कंपाउंड नाउन की मैं बात करूं तो कंपाउंड नाउन को अगर मैं कहूं तो क्या कहते हैं, हिंदी में समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसको हम कहते हैं टू और मोर देन टू वर्ड्स मेक अ न्यू वर्ड्स एंड न्यू मीनिंग। टू और मोर देन टू वर्ड्स मेक अ न्यू मीनिंग एंड न्यू वर्ड, ठीक है। यानी जब हम यानी या दो शब्दों को या दो से अधिक शब्दों को हम एक साथ मर्ज करते हैं, ठीक है। मान के चलिए ये हमारा एक वर्ड है, ये हमारा वर्ड है, ये हमारा 3 वर्ड्स है, दोनों को हमने क्या करा? मर्ज करा। दोनों को हमने क्या करा? मर्ज करा। तो इनसे जो वर्ड क्रिएट होगा, इनसे जो एक वर्ड क्रिएट होगा जिसका एक अलग नया मीनिंग होगा, तो वो हमारा होगा कंपाउंड। क्या होगा? कंपाउंड। बात समझ में आ रही है? क्या होगा? कंपाउंड। और इसी को हम कंपाउंड नाउन के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ये वर्ड बनेगा इसका अपना अलग मीनिंग होगा। इसी को हम कंपाउंड नाउन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी को हम कंपाउंड नाउन के नाम से जानते हैं। तो आई होप यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। तो शुरू करते हैं। और नेक्स्ट में चीज लिखिए, वी प्लेस एपोस्ट्रोफी एस एट द लास्ट एलिमेंट वर्ड। वी प्लेस एपोस्ट्रोफी एस एट द लास्ट एलिमेंट वर्ड। इसका क्या मतलब है? यानी हम कंपाउंड नाउन को, ठीक है, कंपाउंड नाउन में हम क्या करेंगे, यानी कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो वी प्लेस एपोस्ट्रोफी एस एट द लास्ट एलिमेंट वर्ड, यानी जैसे हमने ये 2 वर्ड बनाए, 2 वर्ड को मिला के एक कंपाउंड नाउन बनाया। तो अगर हम इसको एग्जाम हमसे पूछता है तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है, हम इसके लास्ट वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी एस को लगाते हैं। इसके लास्ट वर्ड के साथ या लास्ट एलिमेंट के साथ एपोस्ट्रोफी एस को प्लेस करते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा कंपाउंड नाउन बन जाता है। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड नाउन बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल बुक शॉप। ठीक है, बुक शॉप, देखिए बुक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मीनिंग देता है, बुक अपने आप में एक वर्ड है। मैं बात करूं, बुक का मतलब होता है किताब। शॉप, शॉप का मतलब होता है दुकान। क्या होता है? दुकान। बुक का मतलब किताब, शॉप का मतलब दुकान, यानी किताबों की दुकान। ठीक है, किताब की दुकान। और अगर हम इसे प्लूरल बनाना चाहते हैं, अगर हम इसे प्लूरल बनाना चाहते हैं तो हम इसके लास्ट एलिमेंट के साथ एपोस्ट्रोफी एस जोड़ देंगे। ठीक है, लास्ट एलिमेंट के साथ एपोस्ट्रोफी एस जोड़ देंगे। ठीक है, लास्ट एलिमेंट के साथ एपोस्ट्रोफी एस जोड़ देंगे। बात समझ में आ गई? तो ये था कंपाउंड नाउन। ठीक है, ये था कंपाउंड नाउन। ठीक है, इसी को कहते हैं कंपाउंड नाउन। और हम अभी हमने क्या समझा? कंपाउंड नाउन समझा, लेकिन क्या हमारे ये जहन में बैठा? क्या ये हमारे दिमाग में बैठा? ये कैसे पता लगेगा? जब तक हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को नहीं देख लेते। ठीक है, तो हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन से आपके सामने। अब मैं आपको 2 मिनट देता हूं इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 2 मिनट बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके लिए 2 मिनट सफिशिएंट है। ठीक है, तो मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, जल्दी से थोड़ा सा अपने आप से ट्राई करेंगे, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाएंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तो आपको अपने पैरों से ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आपके साथ चल सकता हूँ, लेकिन फिर भी चलना तो आपको अपने पैरों से ही चलेगा। इसीलिए मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन जब तक आप अपने दिमाग के दौड़े या घोड़े नहीं दौड़ाएंगे या अपने दिमाग को नहीं चलाएंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। और ये क्लास का यानी इस लेक्चर्स का मतलब है, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये जो आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, इन लेक्चर्स का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है, यानी मेरा जो मोटिव है इन लेक्चर्स के साथ ये है कि मैं आपको सिखाऊं, लेकिन आप मेरी पर डिपेंडेंट ना बने, यानी आप मुझसे सीख के इसे अपनी और जगह यानी इससे रिलेटेड और क्वेश्चन लगाएं, जिससे कि आप अपने एग्जाम में ज्यादा स्कोर कर पाए। ठीक है, मैं आपके लिए सिर्फ एक रास्ता डिफाइन कर रहा हूँ, चलना आपको खुद पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपने इसे बनाया होगा। 2 मिनट से आपके पूरे हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आपने सही भी बनाया होगा। नहीं भी बनाया होगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि अभी आप सीखने की स्टेज में हैं, यानी आप सीख रहे हैं। ठीक है, और जब भी हम कोई चीज सीखते हैं, जब तक गलती नहीं करेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे, गलतियों से ही सीखा जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? द कमांडर इन चीफ ऑर्डर आर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो द कमांडर इन चीफ ऑर्डर्स आर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या दिक्कत है, यानी हम देखें अगर मैं आपको देखूं, यहां पर हमें दिखा मिला है आर। क्या दिखा मिला है? आर। आर का मतलब, आर हम कब यूज करते हैं? जब हम प्लूरल नाउन को यूज करते हैं। ठीक है, प्लूरल नाउन को यूज करते हैं, और हमारा नाउन यह है कमांडर इन चीफ। ठीक है, पूरा कंपाउंड नाउन है हमें पता है, लेकिन आगे प्लूरल वर्ब यूज की गई है, तो यानी हमारा ये कमांडर इन चीफ जो कंपाउंड नाउन है ये भी प्लूरल होना चाहिए। और इसके लिए हम एक चीज ऐसे प्लूरल बनाएंगे, तो इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। ठीक है, तब जाके हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। यानी अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, द कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स आर एग्जीक्यूटेड। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राइट्स आर रिजर्व्ड। फिर वही बात, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राइट्स आर रिजर्व्ड, यानी हमें देखने को मिला यहां आर। आर का मतलब हमारा नाउन प्लूरल होगा, लेकिन जब हम अपने नाउन की तरफ देखते हैं तो हमारा नाउन हमें प्लूरल नहीं नजर आता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, नाउन तो है, कैसा नाउन है? कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस जोड़ देंगे और हमारा काम बन जाएगा। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रजत द कॉन्ट्रैक्टर मर्डर वॉज अ रिडल। रिडल का मतलब होता है पहेली। ठीक है, रिडल का मतलब होता है पहेली, तो रिडल का मतलब होता है पहेली। ठीक है, तो रजत द कॉन्ट्रैक्टर मर्डर वॉज अ रिडल। ठीक है,
तो यहाँ पर हम देखेंगे रजत द कॉन्ट्रैक्टर मर्डर वॉज, रजत भी एक नाउन है, ठीक है, आप देखेंगे रजत भी एक नाउन है, द कॉन्ट्रैक्टर भी एक नाउन है, उसके बाद उसके बारे में आगे बात की गई है, ठीक है, बात की गई है। तो यहाँ पर हमारा नाउन प्लूरल है, ठीक है। तो अगर हम द कॉन्ट्रैक्टर को कंपाउंड नाउन है, हमें पता है रजत द कंडक्टर, यानी रजत एक कंडक्टर है, सॉरी कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर है, यानी कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, वो भी किसके साथ, लास्ट एलिमेंट के साथ। तो हमारा एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना सीखेंगे तो हमारा ग्रामर पढ़ने का कोई मोटिव नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माय सिस्टर इन लॉ हाउस वाज ब्रोकन इनटू, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि सिस्टर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ कंपाउंड नाउन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखो, आप कभी एक बात और बता दो, आपने सोचा होगा यहाँ पे वॉज लग रहा है, तो यहाँ पर हमारे को प्लूरल बनाने की क्यों जरूरत है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हम पैसिव, जब एक्टिव का पैसिव बनाते हैं तो हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सिंगुलर वर्ब की फॉर्म के साथ भी हम कभी कभार प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, यानी वो हमारा प्लूरल की तरह कार्य करता है, ठीक है, प्लूरल की तरह कार्य करता है, ठीक है, ठीक है, प्लूरल की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, सिस्टर इन लॉ, इसको कंपाउंड नाउन है, तो कंपाउंड नाउन के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, हम लास्ट एलिमेंट पे एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, हमारा काम पूरा बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आपको यहाँ तक की बात क्लियर है, कोई भी डाउट हो मेरे साथ क्या करेंगे, पूछ लेंगे, कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा कंपाउंड नाउन, ठीक है, ये था हमारा कंपाउंड नाउन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट जो बात आपके सामने लिखी है वो है अवॉइड सीक्वेंशियल पोजीशन, ठीक है, अवॉइड सीक्वेंशियल पोजीशन, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, मैंने लिखा है माय फ्रेंड्स वाइफ्स नेकलेस वाज स्टोलन, ठीक है। यानी अगर हम इसे पढ़ें तो माई फ्रेंड्स यानी फ्रेंड के वाइफ का नेकलेस चोरी हुआ था, ठीक है, चोरी हुआ था, ठीक है। यानी हमने देखा कि हम यहाँ पर अपने पोजेशंस यानी फ्रेंड्स का पोजीशन, वाइफ पे पोजीशन नेकलेस पर, ठीक है। तो हम जो भी हम पोजीशन बता रहे हैं उसका सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, हम उसके सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे ये गलत होता है, ठीक है, ये गलत होता है, हमें इससे सीक्वेंस पोजीशन को अवॉइड करना पड़ता है, ठीक है। इस सीक्वेंस पोजीशन को हमें अवॉइड करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, अवॉइड, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, नाउन 1 के साथ एपोस्ट्रोफी एस, देन नाउन 2 के साथ एपोस्ट्रोफी एस, देन हमें बताना होता है पोजीशन, ये हमें लिखा मिलता है, जो कि गलत होता है। हमारे को इस सीक्वेंशियल पोजीशन को अवॉइड करना होता है, तो किस तरीके से बनाना होता है, तो पोजीशन हमारा यहाँ आ जाएगा, इस जो हमने नाउन 2 के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया उसकी जगह हम ऑफ का यूज करेंगे, देन नाउन 1 एपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन 2 हमारा सेम एज इट इज चिपक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सीक्वेंशियल पोजीशन को अवॉइड करते हैं, ठीक है। हमें इस सीक्वेंशियल पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए जिससे हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट बन सके, ठीक है। अब जो हमने एक इसका एग्जांपल देखा था, इसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने कहा सबसे पहले हमारे को यहाँ पे देखो हमें दिखा मिला है माय फ्रेंड्स नाउन 1 के साथ एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, वेट करेंगे, देखिए ये नाउन 1 के साथ एपोस्ट्रोफी एस, नाउन 1 के साथ एपोस्ट्रोफी एस, नाउन 2 के साथ एपोस्ट्रोफी एस, ये हमारा पूरा का पूरा पोजीशन है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा पोजीशन, ठीक है। तो अब हम इसे, ये हमें लग तो सही रहा है लेकिन ये गलत है, तो हम इसे ठीक करेंगे, इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेकलेस नहीं, हम लगाएंगे द नेकलेस, क्या लगाएंगे, द नेकलेस, ये क्या है हमारा पोजीशन, ठीक है, ये क्या है हमारा पोजीशन, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ पोजीशन। अब हमें क्या जरूरत है, नाउन 2 के जो साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा उसकी जगह हमें क्या लगाना है, उसकी जगह हमें लगाना है ऑफ, उसकी जगह हम लगाना है ऑफ,
तो हम लगा देंगे ऑफ, ठीक है, हम लगा देंगे ऑफ, हम लगा देंगे ऑफ, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, हमें नाउन वन के साथ एपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन टू हमें ऐसे के एज इट इज चिपकाना है। जैसे मैं लिखना है यहाँ पे माई फ्रेंड्स वाइफ, ठीक है, वाइफ, ठीक है, इसको हमें चिपका देना है और यहाँ पर लगा देंगे। तो यह बना द नेकलेस ऑफ माई फ्रेंड्स वाइफ। अब हमारा क्या बचा, अब हमारा क्या बचा, अब जो हमारा बचा वो बचा दिस वन, ठीक है, हमारा बचा वॉज स्टोलन, ठीक है। अब वॉज स्टोलन बचा तो इसी को हम एज इट इज लिख देंगे और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वॉज स्टोलन, ठीक है, वॉज स्टोलन। और अब ये हमारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट सही हो गया, द नेकलेस ऑफ माई फ्रेंड्स वाइफ वॉज स्टोलन, ठीक है, यानी मेरे फ्रेंड की वाइफ का जो नेकलेस है वो चोरी, ठीक है। ये था अवॉइड सीक्वेंशियल पोजीशन, यानी सीक्वेंशियल पोजीशन को किस तरीके से अवॉइड करके सही किया जा सकता है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, ठीक है, और आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ भी रहे होंगे, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, तो मैं आपको इस वीडियो में बीच बीच में इसलिए बोलता रहता हूँ क्योंकि अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप ये नहीं समझे कि हम डाउट को किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए हर एक सुविधा की गई है और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक अच्छी चीज और बताने वाला हूँ, ठीक है, जो आपके लिए और बेनिफिशियल होगी। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आपको एक खुशखबरी भी मिल जाए और आपको जो चीज सीख रहे हैं वो सीखने को मिले, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट जो है हमारा यूनिट, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस यूनिट पर, अब हम बात करेंगे इस यूनिट पर, ठीक है, यूनिट पर बात करेंगे। यूनिट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट। यूनिट का मीनिंग है, यूनिट का मीनिंग होता है काउंट या किसी चीज को मेजर करना, काउंट या मेजर करना। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, यूनिट का मतलब होता है काउंट या फिर मेजर करना, ठीक है। अब यूनिट भी हमारी टू टाइप्स की होती है, एक डेफिनेट यूनिट होती है और एक इंडेफिनेट यूनिट होती है, ठीक है। एक डेफिनेट यूनिट होती है, एक इंडेफिनेट यूनिट होती है। डेफिनेट यूनिट कौन सी होती है, इंडेफिनेट यूनिट कौन सी होती है, ये मेरे पर छोड़ दिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बस आपको मेरे लेक्चर को एकदम ध्यान से सुनना है जिससे कि आपके अंदर जो जो मैं बात कर रहा हूँ वो सब चीजें आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होती रहे और उसके बाद आप रिवीजन करके उसे एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्रिएट कर सकें, ठीक है। आपकी अभी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ये चीजें जा रही हैं, टेंशन मत लीजिएगा, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी जाएगी, लेकिन जब आप इसका रिवीजन लगाएंगे, ठीक है, जब आप इसका रिवीजन लगाएंगे, ठीक है, आपको रिवीजन नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। मैंने लिखा है डेफिनिट, और डेफिनिट का मतलब क्या होता है, देखिए डेफिनिट का मतलब होता है इसके अंदर दो चीजें हम पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं न्यूमरल प्लस यूनिट, दिस वन, न्यूमरल प्लस यूनिट प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव, यानी पहले हमें न्यूमरल वैल्यू दिखेगी, देन उसके साथ हमें यहाँ पे यूनिट दिखेगा और उसके बाद या तो नाउन हमें देखने को मिलेगा या एडजेक्टिव देखने को मिलेगा, ठीक है। और ध्यान रखना है ये यूनिट है हमेशा सिंगुलर होगी, ठीक है, यूनिट हमें सिंगुलर रखनी है, ठीक है। दूसरी बात न्यूमरल प्लस यूनिट, दूसरी बात न्यूमरल प्लस यूनिट हमें डेफिनेट में ही देखने को मिलता है और इसमें हमारी जो यूनिट है एक कॉम्पैक्ट होती है और एक नॉन कॉम्पैक्ट होती है। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है जो सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग, यानी अपने मीनिंग में सेल्फ सफिशिएंट होती है। जैसे डे, डे की मैं बात करूं, डे का मतलब होता है दिन, और दिन का मतलब दिन के अंदर आते हैं 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स फिक्स है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आप इसे 25 नहीं कर सकते, आप इसे 23 नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है वीक, नेक्स्ट है वीक, वीक की बात करूं, वीक का मतलब होता है सप्ताह, सप्ताह के अंदर होते हैं 7 दिन यानी फिक्स है। मंथ, मंथ होते हैं हमारे 12। रुपीज अपने आप में एक अलग वैल्यू होगी, 500 का रुपया होता है, 2 रुपए का भी रुपया होता है, ठीक है ना, 1 रुपया भी होता है। डॉलर, डॉलर की अपनी फिक्स वैल्यू होती है और ईयर के अंदर आपके फिक्स ईयर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। आपको पता है ईयर्स अपने आप में 12 महीने क्रिएट अंडर स्टोर रखता है, ठीक है।
तो ये सारी क्या है, कॉम्पैक्ट है, ये सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग यानी मीनिंग में सेल्फ सफिशिएंट है, इसलिए हम इनका साथ SEIS लगा के इनका प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा आई एम स्टडिंग फ्रॉम 4 days, आई विल स्टडी, सॉरी आई एम स्टडिंग फ्रॉम सिंस 2 days। ठीक है, आई एम स्टडिंग फ्रॉम सिंस 2 days, सॉरी आई एम स्टडिंग सिंस 2 days, मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आई एम सॉरी, हाँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 days। ठीक है, 2 weeks, 2 months, 2 rupees, 2 dollars। ठीक है, एंड 2 years, ये आपने देखा भी होगा। ठीक है, हम इनके साथ SEIS लगा के प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ नॉन कॉम्पैक्ट की। नॉन कॉम्पैक्ट जैसे फुट, ठीक है, फुट, स्कोर्स, डजन, इंच, 100, 1000, लाख। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, फुट, स्कोर, डजन, इंच, 100, 1000, लाख। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और ध्यान रखना, नॉन कॉम्पैक्ट के साथ SEIS नहीं लगाते हैं। ठीक है, नॉन कॉम्पैक्ट के साथ हम SEIS नहीं लगाते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी। चलिए, अब हमने इसको देख लिया, क्या हमें समझ में आ गया? हमें समझ में तो आया, लेकिन अभी अभी के लिए। अब हम इसे अच्छे से समझना चाहते हैं, यानी अब हम इसको अप्लाई करेंगे। अच्छा, मैथ में कोई फॉर्मूला पढ़ते हो, वो मैथ का फॉर्मूला आप क्या रखते हो? चलो रट भी लोगे, कब तक याद रख लोगे? 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन भूल जाओगे, याद रखोगे? भूल जाओगे। लेकिन आप क्या करते हो, फॉर्मूला याद करते ही आप उस पर सवाल लगाना शुरू कर देते हो। ठीक है, आप उस पर सवाल लगाना शुरू कर देते हो, या तो आप अपने मॉक के माध्यम से, या अपने शीट्स के माध्यम से, अपने आपने कोई बुक परचेज कर रखी हुई, या आप किसी बुक की हेल्प से अपने मैथ को अपने मैथ की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे होंगे। तो उसमें आप क्या करते हैं, आप डेली क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, चाहे एक फॉर्मूले पे कर रहे हो। ठीक है, और अगर आप एक फॉर्मूले पे 20 से 30 सवाल लगा लेते हैं, तो वो आपका फॉर्मूला आपके दिमाग में, आपके जहन में इतनी बढ़िया तरीके से बैठ जाता है, जो कभी नहीं भूलते। जैसे मैं बात करूं A+B का होल स्क्वायर, आप कभी नहीं भूलोगे। अभी भी मैं किसी से पूछ लूं, आपको याद कर लूं, आपको याद होगा। क्यों? क्योंकि आप बचपन से, जब से आपको ये पढ़ने को मिला, जब से इस पर सवाल लगा रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, तो बताओ याद होगा नहीं होगा? ऐसे ही आपको इसका भी रिवीजन डेली लगाना है, तो आपके दिमाग में ये सारी जहन में बैठ जाएगी। ठीक है, तो हमें जब चीज समझ में नहीं आएगी, हम इसके, जब तक इसके क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, और आपके सामने ये क्वेश्चन हाजिर है, मैं आपको फिर से 2 मिनट दे रहा हूँ, आपके साथ में 2 मिनट बाद जुड़ूंगा, जिससे कि आपके अंदर मैं ये देख, आपको अंदर आप अपने उसको, अपने स्कोर को खुद चेक कर सको कि मेरे पास ये 5 क्वेश्चंस है, और 5 क्वेश्चंस में मैं बिल्कुल जस्ट पढ़ के कितनी सही कर पाता हूँ। ठीक है, चलिए करिए, मैं आपको 2 मिनट दे दूँ। चलिए, आई होप आपने इसे देख लिया होगा, और आपने आंसर्स भी कर लिए होंगे, और अब आपकी बारी है आपके आंसर्स को मैच करने की, कि आपने कितने सही करे, कितने गलत करे, अपने आप को टेस्ट करेंगे, और फिर अपने अंदर ही सुधार लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है शी सो अ 6 फीट स्नेक। ठीक है, शी सो अ 6 फीट स्नेक, शी सो अ 6 फीट स्नेक। ठीक है, शी सो अ 6 फीट स्नेक। तो देखिए, शी सो अ 6 फीट स्नेक, तो फीट एक यूनिट है जिसके अंदर कुछ भी चीज मेजर की जाती है। 6 हमारा न्यूमरल हो गया, उसके बाद हमारा नाउन या एडजेक्टिव हो सकता है। इन चीजों पे, इन तीनों पे फोकस करेंगे, तो आपको डेफिनेट में, यूनिट के डेफिनेट में पहला वाला नियम या फिर रूल याद आ रहा होगा, न्यूमरल प्लस यूनिट प्लस नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है, आपने देखा होगा। तो हमें पता है ये जब ठीक है, और ये हमारी ये यूनिट है। ठीक है, ये नियम लागू हो रहा है, यहाँ पे ये नियम फॉलो हो रहा है, लेकिन क्या ये ठीक है?
तो हमने एक बात वहां समझी थी कि यूनिट हमारी यहाँ पर सिंगुलर होनी चाहिए, लेकिन फीट इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ फूट। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया और हम इसकी जगह क्या यूज करेंगे, फूट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, फूट का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है राहुल बाउट 10 इंचेस रोप। ठीक है, 10 इंचेस रोप, 10 एक न्यूमरल है, इंचेस एक यूनिट है, इंचेस एक यूनिट है और रोप अपने आप में नाउन है। ठीक है, अपने आप में नाउन है। ठीक है, और हमें इसमें डेफिनेट का पहला नियम याद आ रहा है, न्यूमरल प्लस यूनिट। मेरे साथ बोलते रहेंगे ताकि आप इसको समझ सकें, आपके जहन में ये बैठ सके। न्यूमरल प्लस यूनिट प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव, और हमारे को पता है यहाँ पर यूनिट हमेशा सिंगुलर होती है, तो यहाँ पर ये इंचेस गलत हो गया, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इंच। क्या रखना पड़ेगा, इंच। ठीक है, नेक्स्ट है शेखर सोल्ड 3 डजन एग्स, डजन्स एग्स। ठीक है, 3 अपने आप में न्यूमरल है, डजन्स यूनिट हो गई, एग नाउन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा न्यूमरल प्लस यूनिट प्लस प्लस नाउन, और यूनिट हमेशा सिंगुलर होती है, और डजन हमारा कॉम्पैक्ट यूनिट भी है, इसलिए हम इसका एस या एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते, यानी हमें यहाँ पर इस एस को काटना पड़ेगा। ठीक है, इस एस को हम अगर काटते हैं तो हमारा एकदम स्टेटमेंट बढ़िया हो जाता है, यानी सही हो जाता है। नेक्स्ट है शी वांटेड 30 रुपी, शी वांटेड 30 रुपी, 30 यानी न्यूमरल, रुपी यानी यूनिट। ठीक है, और ये यूनिट कैसी है, ये एक सॉरी जो हमारा डजन था ये नॉन कॉम्पैक्ट था, तो ये हमारा रुपी जो है ये कॉम्पैक्ट है, और कॉम्पैक्ट यूनिट, ठीक है, कॉम्पैक्ट यूनिट का हम एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं, यानी रुपीज बनाते हैं। तो इसके जो हमने लिखा ये हमारा यहाँ पर एस लगा के पूरा स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में यानी शेखर सोल्ड 3 डजन एग में मैंने थोड़ा सा गलती कर दी, वो गलती क्या थी, मैंने इस डजन को कॉम्पैक्ट बता दिया, जो कि ये कॉम्पैक्ट नहीं, ये एक नॉन कॉम्पैक्ट है, और नॉन कॉम्पैक्ट को हम एस लगा इसका प्लूरल नहीं बना सकते, आपको ध्यान में जहन में बिठाए रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने अपनी गलती सुधार ली, अगर आप भी कोई गलती कर रहे हैं तो अपनी गलती सुधार लें, क्योंकि ठीक है ये गलती से मिस्टेक हुई है, गलती से मिस्टेक मैं अभी आगे बताऊंगा कि मैंने क्या गलती से मिस्टेक, ये गलत है सही है, मैं आप इतने आप पे छोड़ता हूँ कि बताइए जो मैंने कहा ये गलती से मिस्टेक हो गई, यानी ये मैंने स्टेटमेंट सही लिख बोला है या गलत बोला है। ठीक है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन अभी भी आपको सोच विचार करना पड़ेगा, जिससे कि आप पहले से ही सतर्क हो जाए कि, या पहले से ही समझना शुरू कर दे कि अब हम ये पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए इज्जत ईशा डिमांडेड 4 डेज, डे, डे एक कॉम्पैक्ट है जो कि अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, इसलिए हम इसके साथ एस या एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो डेज के साथ एस लगाएंगे, देन हमारा 4 डेज अपने आप में सही हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कुछ स्टेटमेंट सही कर लिए, लेकिन ये स्टेटमेंट पूरे हो गए, अभी भी हमारे पास 2 स्टेटमेंट बच रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं पढ़ेंगे, हमारा को पढ़ने का कोई फायदा नहीं, अपने टाइम को वेस्ट करना ही ये माना जाएगा। ठीक है, चलिए तो लास्ट 2 क्वेश्चंस बच रहे हैं इसके ऊपर, फिर हम एक डेफिनेट इंडेफिनेट देखेंगे। अभी हम डेफिनेट यूनिट को समझ रहे थे, अब हम डेफिनेट को समझेंगे। ठीक है, तो इंडेफिनेट को समझेंगे। शी वांटेड 10 डजन, ठीक है, शी वांटेड 10 डजन, 10 अपने आप में एक न्यूरल है, डजन अपने आप में क्या है, नॉन कॉम्पैक्ट है, जिसका एस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, मतलब ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। इसके अंदर क्या है, नो एरर, क्या है, नो एरर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्या कैसा क्वेश्चन हो गया, नो एरर का क्वेश्चन हो गया। चलिए राहुल थॉट 5 फीट, ठीक है, राहुल थॉट 5 फीट, ठीक है, देखते हैं 5 अपने आप में एक न्यूमरल है, फीट अपने आप में यूनिट है, और फीट यूनिट है, और फीट एक ऐसी यूनिट है जो कि नॉन कॉम्पैक्ट है, और नॉन कॉम्पैक्ट का हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ध्यान रखना है। और फीट इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ फूट, तो यहाँ पे फीट गलत हो गया, हमें लिखना पड़ेगा फूट। ठीक है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, और समझ रहा हूँ समझ में आ गई होगी। अभी हम और भी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे हम क्या पढ़ेंगे वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। ठीक है, ठीक है, और अगर आपको इसके अंदर कुछ सुधार करना है, यानी आप अपने
आप सोच रहे हो कि इसको इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, तो मैं इस तरीके उस तरीके से भी पढ़ाने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपके सजेशन की मुझे जरूरत होगी, तो अपने सजेशन मुझे भेज देना। ठीक है, मैं आपके तरीके सजेशन को देख के फिर देख सकता हूँ कि वो ठीक रहेगा आपके लिए, नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी जिस शैली में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस तरह हम पढ़ रहे हैं वो बढ़िया तरीका है पढ़ने का। बस आपको एक काम करना है, रिवीजन पे रिवीजन लगाते रहना है। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने आ गया एक और पार्ट, यूनिट का ही पार्ट है, जिसे हम डेफिनेट नहीं इंडेफिनेट कहते हैं। ठीक है ना, तो डेफिनेट हम पहले पढ़ चुके हैं, इंडेफिनेट की बारी है, तो इंडेफिनेट को समझते हैं। ठीक है, इंडेफिनेट को समझते हैं। चलिए देखिए, इंडेफिनेट की मैं बात करूं, इंडेफिनेट को किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, एक डेफिनेट यूनिट होती है, एक इंडेफिनेट यूनिट होती है। जो इंडेफिनेट यूनिट होती है, उस यूनिट होती है उसमें न्यूमरल प्लस यूनिट नहीं लगाते, हम यहाँ पर यूनिट का यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूनिट का यूज करेंगे, उसके बाद ऑफ नाउन, ऑफ का यूज करेंगे, देन नाउन का यूज करेंगे, देन हमारा ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। अब ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर हमारी यूनिट भी प्लूरल होगी, यहाँ पे नाउन भी प्लूरल होगा, और आने वाली जो वर्ब होगी वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही होगी। ठीक है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही होगी, तो यूनिट ऑफ नाउन प्लस प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पे यूनिट और नाउन दोनों प्लूरल है, इसलिए आगे आने वाले वर्ड जो वर्ब होगी, जो वर्ब होगी वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। और यहाँ पर जो यूनिट है, यहाँ पर जो यूनिट है हम किसे में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे और बड़े पर छोड़ देंगे। ठीक है, इंडेफिनेट का एक पार्ट ये है। इंडेफिनेट का एक और पार्ट होता है जिसे हम आर्बिट्ररी यूनिट भी कहते हैं। इसके अंदर आप कुछ डिफाइन नहीं करते, जैसे मग, मग का डिफाइन नहीं कर सकते, हैंड में कितना आएगा ये डिफाइन नहीं कर सकते, स्पून, ग्लास, मून, सॉरी माउथ। ठीक है, तो इसका आप डिसाइड नहीं कर सकते, हमें कितनी यूनिट हमें कितनी देखने को मिलेगा, हम इसे मेजर नहीं कर सकते, इसलिए आर्बिट्ररी यूनिट है, जिसे मेजर नहीं किया जा सकता, वो आर्बिट्ररी यूनिट है। और अगर हम इसका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो हम फुल के साथ एस का यूज करते हैं और हम इसका प्लूरल बना देते हैं, जैसे मग फुल्स, हैंडफुल्स। ठीक है, हैंडफुल्स, स्पूनफुल्स, ग्लासफुल्स, माउथफुल्स। बात समझ में आई। ठीक है, और अभी हमने क्या, आप सोचोगे कि ये तो थोड़ा कम समझ में आया, लेकिन बिल्कुल आपको मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा कम समझ में आया, लेकिन जब आप इसके क्वेश्चन लगा लोगे तो आपको इस तरीके से समझ में आएगा कि आप कहोगे कि क्या बात है। ठीक है, क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। ये रहे आपके सामने क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, 100 ऑफ बुक इज अवेलेबल, क्या सही है। मिलियन ऑफ रुपी इज वेस्टेड, सही है। लैक ऑफ 1000 ऑफ स्टूडेंट इज अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, क्या ये सही है। आप मुझे बताएंगे, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। वैसे ये 2 मिनट के क्वेश्चन है, चलिए मैं आपको फिर भी 2 मिनट दे रहा हूँ। देखिए, खाली नहीं बैठना है, आपको इस पे दिमाग लगाना है, सोचना है कि कैसे सही कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा कि सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करूं, आपसे होंगे नहीं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्यों ये ऐसा है। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि किस चीज पर ये आधारित है, किस तरीके से एग्जाम इनसे पूछेगा, मैं आपको सब चीज समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन लगा रहा हूँ, यानी ताकि आपके अंदर वो जो रूल है, जो हमने पढ़ के आए पीछे ही रिसेंटली जो पढ़ा है, वो आपके जहन में एकदम फिट हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपने लगा लिए होंगे, क्योंकि इतना बड़ा टास्क था नहीं, इतनी बड़ी डील थी नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को लगाना। देखिए, 100 ऑफ बुक इज अवेलेबल, क्या सही है। अभी हम पढ़ के आए, अगर इंडेफिनिट यूनिट हो तो हंड्रेड्स, यूनिट भी हमारी प्लूरल होगी, नाउन भी हमारा प्लूरल होगा, तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। तो इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पर हंड्रेड्स होगा, यहाँ पे बुक्स होगा, और यहाँ पे इसकी जगह हम आर का यूज करेंगे, तब जाके ये पूरा सेंटेंस क्लियर होगा। हंड्रेड्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिलियन ऑफ रुपी इज वेस्टेड, क्या सही है। मिलियन यूनिट है, रुपी एक नाउन है। ठीक है, रुपी एक नाउन है। ठीक है, और जब हम देखते हैं ये एक इंडेफिनिट यूनिट बना रहा है, मिलियन ऑफ रुपी, तो यहाँ पर हमें यूनिट भी प्लूरल चाहिए और नाउन भी प्लूरल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एस लगाएंगे, और रुपीज में भी, रुपी में भी एस लगाएंगे, तो क्या बनेगा, मिलियंस ऑफ रुपीज। और यहाँ पर इस गलत हो जाएगा, हम आर लगा के इसे पूरा का पूरा सही कर देंगे। मिलियंस ऑफ रुपीज आर वेस्टेड, यानी बहुत सारे पैसे हमने वेस्ट कर दिए, लाखों करोड़ों रुपया वेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, ऐसे कहते हो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है।
ठीक है। lack of thousand of student is applying for this post, यानी लाखों हजारों स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग भी समझा दिया। तो देखिए क्या ये सही है। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा हमारी जो यूनिट होनी चाहिए इंडेफिनिट, तो यूनिट यहाँ पर इंडेफिनिट है, लैक भी है, थाउजेंड भी। ठीक है, और जब हमने देखा जो हमारी यूनिट होती है ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी बढ़ते क्रम में सबसे पहले हमें बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से यूनिट लेनी है। तो यहाँ पे लैक बड़ा है या थाउजेंड बड़ा है, आप कहोगे लैक बड़ा है, तो थाउजेंड हमारा छोटा, तो सबसे पहले छोटा 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 फिर बड़ा बड़ा बड़ा। ठीक है, यानी लैक बाद में आएगा, थाउजेंड पहले आएगा। ठीक है, तो इसका बनेगा थाउजेंड ऑफ लैक्स ऑफ, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ। ठीक है, हम यहाँ पर और प्लूरल बनाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ पूरा बनाएंगे। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ हो गया पूरा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट। अब इज, यहाँ पे इज गलत है, हमें आर लगाना पड़ेगा, हमें आर लगाना पड़ेगा, आर अप्लाइंग फॉर दिस post, for this post thousands of lakhs of students are applying for this, यानी हजारों लाखों। ये अब कितना बढ़िया लग रहा है सुनने, सुनने में बढ़िया है और ये करेक्ट भी है। पहले लाखों हजारों, ठीक है, हजारों लाखों स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। ठीक है, तो देखिए 2 lakhs of students has been selected, यानी 2 लाख से 2 लाख स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो चुके हैं, अपने सिलेक्शन में कामयाबी ले चुके हैं। तो बताइए क्या ये सही है गलत है, बताइए। तो सबसे पहले हमें 2 lakhs, ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर 2 का यूज कर लिया तो क्या इस s की जरूरत है, इस s की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले ही प्लूरल वर्ड यूनिट का यूज कर चुके हैं। 2 लाख ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, हैज बीन, जब हमें पता है यूनिट हमारी प्लूरल है, नाउन हमारा प्लूरल है, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो इस हैज की जगह हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो अब बन गया 2 लाख ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन सिलेक्टेड, ये अपने आप में ठीक है। अब इसी को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, lakhs of students have been selected, ठीक है, सिलेक्टेड। ये इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, lakhs of students have been selected। ठीक है, आई होप आपको सब चीजें समझ में आ रही होंगी। 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, करते हैं इन्हें। 2 spoons full मिल्क विल बी नीड, यानी मुझे सिर्फ 2 चम्मच भरा ही, 2 भरा चम्मच ही मिल्क की जरूरत है, यानी दूध की जरूरत है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 अपने आप में यहाँ पे प्लूरल का काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या हमें स्पून्स की जरूरत है, एस की जरूरत है नहीं, इस एस की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा 2 स्पूनफुल मिल्क विल बी नीडेड, यानी अपने आप में करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हैंडफुल ऑफ सोल्जर हैज बीन डिप्लॉयड, यानी थोड़े से स्टूडेंट है, थोड़े से सोल्जर्स डिप्लॉय कर चुके हैं, डिप्लॉयड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हैंड, हमें इसका प्लूरल बनाना पड़ेगा, तो हम कैसे बनाएंगे इसका प्लूरल, किस तरीके से बनाएंगे, हैंडफुल्स, एस लगाएंगे फुल के साथ हैंडफुल्स ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, और जब हमारा न्यूमरल यूनिट और नाउन हमारा दोनों प्लूरल हो जाएंगे, तो आने वाले वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं सही कर देता हूँ। ठीक है, हैव लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम एक लास्ट चीज और समझेंगे जिसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम इसे फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। इस फ्रैक्शन को और समझेंगे। देखिए फ्रैक्शन क्या होता है,
फ्रैक्शन क्या होता है? आप कहोगे फ्रैक्शन यानी एक भिन्न, हिंदी में इसे कहते हैं भिन्न, ठीक है, हिंदी में से भिन्न कहते हैं, बाकी इंग्लिश में से फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन कैसे बनता है? हमारा ऊपर न्यूमरेटर होगा, नीचे डिनोमिनेटर होगा, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, हमारा फ्रैक्शन बनता है। अब कहोगे यहाँ पर तो मैथ पढ़ाने लगे, लेकिन मैथ बेशक है, लेकिन इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एग्जाम में सवाल पूछता है। जब एग्जाम में सवाल पूछता है तो मेरा पूरा का पूरा फर्ज बनता है कि मैं आपको क्या करूं, इस चीज को सिखाऊं। ठीक है, इस चीज को सिखाऊं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रैक्शन न्यूमरेटर बटे में डिनोमिनेटर। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है? देखिए, मैं बात करता हूं, मान के चलिए ये आपके पास रोटी है। क्या है? रोटी। ठीक है, मान के चलिए रोटी, रोटी कितनी है? रोटी कितनी है बताइए? एक है। रोटी के टुकड़े कर दिए मैंने दो, एक एक दो टुकड़े कर दिए। अब रोटी के कितने टुकड़े हो गए? दो टुकड़े हो गए। यानी अब हमारे पास कितनी रोटी हो गई? दो आधी आधी रोटी हो गई। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, एक मैंने आपको दे दिया, एक मैंने रख लिया, एक मैंने आपको दे दी, एक मैंने रख लिया। अब मैं आपसे पूछूं आपके पास कितनी रोटी है? आपके पास कितनी रोटी है? या मैं अपने आप से ही पूछूं मेरे पास कितनी रोटी है? तो व्हाट इज माय आंसर? मेरा आंसर क्या होगा? तो मेरा आंसर होगा मेरे पास एक की आधी यानी एक बटा दो रोटी है। यानी टुकड़ी रोटी के टुकड़े हो गए दो, उनमें से मुझे मिला एक, यानी एक बटा दो रोटी। तो क्या समझ में आया? न्यूमरेटर हमारा क्या होता है? न्यूमरेटर हमारा न्यूमरेटर हमारा होता है पार्ट। क्या होता है? पार्ट होता है। यानी जितना टुकड़े थे उसमें से कितना हमें मिला, कितना पार्ट हमने गेट करा, प्राप्त करा। ठीक है, जैसे स्कोर में बात देख सकते हैं, स्कोर 100 में से दिया जाता है। 100 में से आपने कितना गेट करा, कितना अचीव करा? आपने 50, 60, 70 अपनी मर्जी से कितना गेट कराओ। अपनी बात करूं, मैंने अगर 60 अचीव करा तो ये मेरा पार्ट है। और टोटल यानी कितने में से? 100 में से, यानी 100 मेरा डिनोमिनेटर है। यानी डिनोमिनेटर क्या होता है? ये हमारा टोटल होता है। क्या होता है? टोटल होता है। क्या होता है? टोटल होता है। ठीक है, टोटल होता है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसके अंदर जो पहला नियम हम देखते हैं, पहले हम देखेंगे यूनिट फ्रैक्शन को। पहले हम देखेंगे यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब क्या है? जहां पर न्यूमरेटर एक के बराबर होता है लेकिन डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, न्यूमरेटर एक के बराबर होता है लेकिन डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जब न्यूमरेटर एक के बराबर है, डिनोमिनेटर से छोटा छोटा है, तो बताइए कैसा होगा? तो सिंगुलर होगा। और सिंगुलर होगा तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी? आप कहोगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपके सामने एक ये फिगर बना रखा है। इस फिगर को समझेंगे, इस फिगर को समझेंगे। फिगर एक था, एक सर्कल है, इसके मैंने एक दो और तीन पार्ट कर दिए नहीं कर दिए? अब ये तीन पार्ट में बट गया, तीन पार्ट में बट गया। इसमें से एक हिस्सा मैं आपको दे दूं या एक हिस्सा मैं ले लूं, तो मुझसे पूछे कितना हिस्सा है आपके पास? मैं कहूंगा 1/3। यानी एक रोटी का कितना हिस्सा? 1/3। यानी एक रोटी के तीन टुकड़े हुए, उनमें से मुझे सिर्फ एक हिस्सा मिला, यानी मेरे पे है एक 1/3। ठीक है, क्या है? 1/3। ठीक है, 1/3। यानी जो हमारा न्यूमरेटर है वो एक के बराबर है लेकिन डिनोमिनेटर से छोटा है। तो ये हमारा कैसा हुआ? यूनिट फ्रैक्शन हुआ। अब बात समझ में आती है, इसे हम 1/3 लिखेंगे या 1/3 लिखेंगे? तो आप कहोगे 1/3 लिखा जाएगा, क्योंकि सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर है, 1/3 लिखा जाएगा। और जब 1/3 लिखा जाएगा तो सिंगुलर होगा, और सब सिंगुलर होगा तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। तो हम किसका चयन करेंगे? हम यहाँ पर इज का चयन करेंगे। हम यहाँ पर इज का चयन करेंगे। हम यहाँ पर इज का चयन करेंगे। तो क्या बनेगा? 1/3 इज मीन्स आई गेट ओनली 1/3, आई गेट 1/3 चपाती। ठीक है,
आई गेट 1/3 चपाती, मैंने एक 1/3 ही चपाती को प्राप्त करा, और इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो इज आएगी, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही गेट करेगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर, यहाँ तक की बात क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे हमारी जो आती है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, आगे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन पे, इस पे बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है इसकी मैं बात करता हूँ। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, आपके मान के चलिए 2 रोटियां हैं, ठीक है, 2 रोटियां हैं, 2 रोटी में से 2 रोटी के इसके भी 3 हिस्से हुए, 1 2 3, इसके भी 3 2 हिस्से हुए, 3 हिस्से हुए, इसके भी 3 हिस्से हुए, 3 हिस्से हुए। इसमें से भी आपको 1/3 मिला, इसमें से भी आपको 1/3 मिला, और जब आपने इसको टोटल करा तो आपने देखा मुझे तो 2/3 रोटियां मिल गई, यानी रोटी का 2 तिहाई हिस्सा मिला, रोटी का 2 तिहाई हिस्सा मिला, क्योंकि 1/3 इसमें से मिला और 1/3 इसमें से मिला, तो मेरे पे टोटल हो गया 2/3। बताओ हुआ नहीं हुआ? ठीक है, इसी को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन को पहचानने का एक पूरा पूरा लॉजिक है, एक पूरी पूरी सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक नहीं तो लॉजिक मान लो, लॉजिक नहीं तो ट्रिक मान लो, नहीं तो एक फॉर्मूला मान लो। कैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा जो न्यूमरेटर होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो 1 से बड़ा होता है। ठीक है, जो न्यूमरेटर होता है वो 1 से बड़ा होता है, लेकिन डिनोमिनेटर से अब भी छोटा होता है। न्यूमरेटर से जो हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो 1 से बड़ा होता है, लेकिन डिनोमिनेटर से अब भी छोटा होता है। लेकिन 1 से बड़ा तो है ना न्यूमरेटर, और जब 1 से बड़ा न्यूमरेटर है तो कैसा होगा, प्लूरल होगा, और प्लूरल होने की वजह से कैसी वर्ब गेट करेगा, या कैसी वर्ब को हमें लगाना पड़ेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को लगाना पड़ेगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात? चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ, मैंने लिखा है 2/3। ठीक है, क्या लिखा है, 2/3 लिखा हुआ है। तो बताइए ये सही होगा, ये सही होगा? अब कहोगे 2/3 कैसा होता है, प्लूरल होता है। कैसा होता है, प्लूरल होता है। और जब प्लूरल होता है तो आने वाली वो भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। कैसी होगी, ये प्लूरल होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात करते हैं, तीसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तीसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, यानी हमारा न्यूमरेटर 1 से बड़ा होता है, लेकिन अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से भी बड़ा होगा। जब न्यूमरेटर 1 से बड़ा है, डिनोमिनेटर से भी बड़ा है, तो कैसा होगा, प्लूरल होगा। और प्लूरल होगा तो आने वाला जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे 5/3, जैसे 5/3 आपने देखा होगा न्यूमरेटर 1 से बड़ा है लेकिन डिनोमिनेटर से भी बड़ा है, तो बताइए 5/3 सही होगा, 5/3 सही होगा? तो आप कहोगे प्लूरल है तो यानी यही सही होगा, और जब यही सही होगा तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी होगी। ठीक है, आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल हेल्पिंग होगी। तो हमने फ्रैक्शन को समझा। सबसे पहला यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में हमने देखा कि यहाँ पे न्यूमरेटर 1 के बराबर होता है लेकिन डिनोमिनेटर से छोटा होता है। और फिर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर 1 से बड़ा होता है लेकिन डिनोमिनेटर से भी छोटा होता है। और नेक्स्ट हमने देखा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो न्यूमरेटर जो होता है 1 से बड़ा होता है लेकिन डिनोमिनेटर से भी अब न्यूमरेटर बड़ा होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, चौथी हम बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन की। चौथी मैं बात करूंगा मिक्स्ड फ्रैक्शन की। ये रहा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये रहा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी हमने पहले वाली वैल्यू देखी, जैसे हमने देखा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही जन्म होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन का, यानी अब हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, जब आप 5 को 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 पूरा कट जाएगा, बचेगा 2। तो 3 सही 1 बटा, सॉरी 1 सही 3 बटा, सॉरी 2/3, 1 सही 2/3। ये कैसी बनेगी, ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी। ये हमारी कैसी बनेगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी। कैसी बनेगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी। ठीक है, कैसी बनेगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी। ठीक है, तो ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है।
अब देखो इसे लिखेंगे कैसे, 1 and 2/3, ठीक है, 1 and 2/3 और 1 and 2/3, ठीक है। अब इसे लिखेंगे कैसे, इसको ध्यान से समझेंगे। हमने 5/3 को देखा, इसको हम कैसे समझ के आए कि इसमें न्यूमरेटर 1 से बड़ा है लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से भी बड़ा है, तो कैसा हुआ, प्लूरल हुआ। यानी इसी को तो हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा है। यानी जो रूल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ फॉलो होगा वही रूल मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ भी फॉलो होगा। बताओ होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। और जब ट्रू होगा तो हमारा कौन सा सही होगा, हमारा याला 1 and 2/3 सही होगा। और आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। आने वाली वर्ब कैसी होगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है 1 सही 1/9, यानी ये भी हमारी एक मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है, ये भी हमारी मिक्स फ्रैक्शन है। अब इसे लिखेंगे कैसे, इस बात को देखते हैं। देखिए 1 and 1/10 इज, ये तो गलत है क्योंकि ये अपने आप में एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रूप है। 10 11 11/10 है, यहाँ पे न्यूमरेटर 1 से बड़ा है और डिनोमिनेटर से भी बड़ा है, तो यहाँ पर हमारा प्लूरल होगा और आने वाली वर्ब भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। तो यहाँ पर जो ये वर्ब लगी है ये गलत है, इसलिए पूरा का पूरा ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। 1 and 1/10 आर, जी बिल्कुल, ये देखेंगे टेंस हमारा ये प्लूरल भी है और आने वाली जो वर्ब है प्लूरल है, तो ये सही हो सकता है। नेक्स्ट है 1 and 1/10 इज, यानी यहाँ तक का चीज हुआ ये सही और ये गलत हो गया, तो पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा सही हुआ, तो कौन सा सही हुआ हमारा, दिस वन इज करेक्ट, ठीक है, दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। 2 and 1 2.5 डेज, मैंने लिखा है 2.5 डेज, ठीक है, 2 सही 1/2 दिन, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, 2 days and half या 2 days and a half। देखो 2 days and half लिखेंगे, 2 days and a half लिखेंगे, तो देखिए 2 days and half ये गलत है, ठीक है, क्योंकि हाफ के साथ हम एक आर्टिकल यूज करेंगे एक, क्योंकि एक से कम है, और जब एक से कम है तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर के साथ ए या एन का यूज किया जाता है, तो ए होगा, ठीक है। तो 2 days and a half ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, हमारा ये एकदम करेक्ट होगा 2 days and a half। इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, मैं लिख के दिखाता हूँ। 2.5 डेज, इस तरह 2.5 डेज भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2.5 डेज भी लिख सकते हैं, यानी इसका ये भी सही होगा, ठीक है, ये भी सही होगा। तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे, यानी आज के लेक्चर में हम उतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि उतना ही पढ़ेंगे जितना हम पचा पाएंगे, यानी हमारा जितना दिमाग डाइजेस्ट कर पाएगा, ठीक है, जितना हमारा दिमाग डाइजेस्ट कर पाएगा उतना ही हम देखेंगे। और उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। और आज के लेक्चर में हमने जो जो पढ़ा, हम हर एक लेक्चर में कुछ नई चीज सीख रहे हैं और हमें अच्छा भी लग रहा होगा, आपको भी अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट आपके मन में रहता है तो आप क्या करेंगे, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उसे क्लियर करवा लेंगे, मैं आपकी बिल्कुल बढ़िया तरीके से हेल्प करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करूंगा, आप कमेंट करेंगे मैं देखूंगा नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और सिंपल तरीके से चिल पिल होके पढ़े, ठीक है। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, टारगेट 2024 है, बिल्कुल मजे से क्रैक करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको और मिलके मेरे को मिलके एक साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट मेहनत तो कुछ भी नहीं होगा। विदाउट हार्डवर्क वी कांट गेट और वी कांट अचीव आर एम, ठीक है। हम अपने एम को विदाउट हार्डवर्क, बिना मेहनत के अचीव नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुछ किस्मत का खेल रहेगा, कुछ हमारी मेहनत रहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूरा का पूरा आपको फोकस करना अपनी मेहनत पर। मेहनत अच्छी रहेगी तो किस्मत आपका साथ जरूर देगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, आप पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपके साथ लेक्चर्स शेयर करता रहूँ, ठीक है, जिससे कि आपको आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल हो, आप भी इनका फायदा उठा सकें और अपने एम को अचीव कर सकें, ठीक है। तो अगर कोई भी सजेशन हो मेरे लिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो यानी लेक्चर्स या आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आ रहा हो, तो लाइक एंड शेयर जरूर ठोकिएगा, क्योंकि मैं ठोकने की बात कर रहा हूँ, यानी आपको अपने फोन को नहीं तोड़ना, आपको सिर्फ उसका बटन दबा देना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पर नए हो, अगर पुराने हो तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा हो और आपको चीजें समझ में भी आ रही हो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है।
आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, जिससे कि आपको रिवीजन करने में भी आसानी हो, हम कम पढ़े, ऐसी बात नहीं है। ये मत सोचना हम धीरे धीरे हमारी नाउन इतनी क्लासों में कंप्लीट हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। हम चीजों को डिटेल में समझ रहे हैं, जब तक समझ नहीं आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन हम अपने इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। आप मेरे साथ इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, इस बात का वादा मैं आपसे कर रहा हूँ और आप अपने आप से करें, ठीक है। आप मेरे साथ इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, इस लेक्चर में इतना ही, और अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो, मेरे कमेंट सेक्शन में हमेशा खुला है आपके लिए, ठीक है। और आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी खुश रहिए और मजे से अपने लाइफ को जिए, और ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। विदाउट टेंशन अपनी पढ़ाई को अंजाम दीजिए। अपनी पढ़ाई को अंजाम देंगे तो आपका सिलेक्शन आपके अंजाम तक पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद दोस्तों। और अब आपको जो लेक्चर मिलेगा थोड़ी दिनों बाद मिलेगा, क्योंकि अभी मेरे पे टाइम का इशू चल रहा है, मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले वीडियो में। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।